हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ स्क्यूनेस इज रेयरली यूज्ड इन प्रैक्टिस। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा मेजर ऑफ स्क्यूनेस है जो कि रेयरली यूज़ किया जाता है, बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। मैं आप सभी के लिए ऑप्शंस पढ़ दे रहा हूँ। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, केलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस या नन ऑफ द अबव। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। वीडियो के एंड में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कराऊंगा विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अब जानते हैं कि स्क्यूनेस क्या होता है। स्क्यूनेस को हिंदी में कहते हैं विषमता। सिर्फ नाम याद रख लो। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको हिंदी टर्म पता होना चाहिए, और अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको इंग्लिश टर्म पता तो होनी ही चाहिए। इतनी चीज़ें तो आपको पता होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं स्क्यूनेस की कि स्क्यूनेस होता क्या है। स्क्यूनेस एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो हमें ये बताता है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसका शेप कैसा है। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसका शेप कैसा है, आकार कैसा है, यही हमें स्क्यूनेस बताता है। हमें शेप में ये देखते हैं कि वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। तो हम यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। हम ये देखते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, यानी कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। यहाँ पे आप ध्यान रखना कि हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर में। अभी कुछ चीज़ें जान लो। यहाँ पे आपके सामने दो टेबल दे रखा है, दो सिचुएशन है, केस ए और बी। आपने कई बार स्टैट्स में न्यूमेरिकल लगाया होगा और अलग अलग सीरीज के जो न्यूमेरिकल हैं वो आपने लगाया होगा। आपने इंडिविजुअल सीरीज का भी न्यूमेरिकल लगाया होगा जिसमें सिर्फ आइटम या ऑब्जर्वेशन दिया होता है। आपने डिस्क्रीट सीरीज का भी लगाया होगा जिसमें सीरियल नंबर या आइटम और फ्रीक्वेंसी दिया होगा। और आपने कॉन्टिन्यूस सीरीज भी लगाया होगा क्वेश्चन जिसमें आपको क्लास इंटरवल दिया होगा और फ्रीक्वेंसी दिया होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज का एक एग्जांपल दे रखा है जिसमें आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखा है, दोनों साइड सेम है। तो क्लास को हम क्लास इंटरवल भी कहते हैं, CI, ये आप सभी जानते ही हो। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने दे रखा है। यहाँ पे देखो क्लास इंटरवल 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये आपको क्लास इंटरवल यहाँ पे दे रखा है। सेम क्लास इंटरवल आपको यहाँ भी दे रखा है। लेकिन दोनों केसेस में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जिस डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं कि स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन का शेप बताता है, वो दोनों में अलग अलग है। जैसे केस ए में देखो, पहले 5 है, फिर 15 है, फिर 30 है, फिर 30 है, फिर 15 है और 5 है। उसी तरीके से केस बी में भी देखो, पहले 5 है, फिर 20 है, फिर 15 है, 45 है, 10 है, फिर 5 है। दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है वो अलग है। जैसे केस 1 में देखो स्टार्टिंग से चीज़ें बढ़ रही हैं, जैसे 5 से 15 हो गया, 15 से 30, फिर कांस्टेंट है, फिर डिक्लाइन हो रहा है, 30 से 15 हो गया और 15 से 5 हो गया। लेकिन केस बी में देखो, पहले 5 से 20 हुआ, 20 से फिर 15 हुआ, यानी पहले तो इंक्रीज़ किया फिर डिक्रीज़ किया, फिर यहाँ देखो 15 से 45 हुआ यानी इंक्रीज़ किया, फिर यहाँ पे डिक्रीज़ किया, फिर यहाँ पे और डिक्रीज़ किया। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको और दे रखी है, जैसे सिग्मा एफ, समेशन एफ कहते हैं। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, समेशन, इसको आप बोलते हो समेशन। समेशन का मतलब क्या होता है, टोटल। तो समेशन एफ का क्या मतलब है कि इन सब का टोटल, सारे फ्रीक्वेंसी का टोटल, दोनों का 100 है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग है। तो अगर हमें एक डायग्राम के थ्रू अगर इसे हम बनाएं तो हम शेप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखो आपके सामने दिया है शेप। नीचे देखो आपको क्लास इंटरवल दे रखा है, जैसे 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से
60 आपको क्लास इंटरवल दे रखा है और यहाँ पे आपके सामने फ्रीक्वेंसी दे रखा है। जो फ्रीक्वेंसी अभी आपने यहाँ देखो, जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपने अभी देखा, सेम फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा है। ये है लेफ्ट साइड में आपके केस 1, राइट साइड में आपको केस बी दे रखा है। अब अगर हम एक डायग्राम बनाए, एक बीच में आप एक पॉइंट लगा लो हर डायग्राम के बीच में, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, और सारे डॉट्स को एक बार मिला लो। जैसे ये देखो मैं मिला रहा हूँ आपके सामने, मैं यहाँ पे सारे डॉट को मिला रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बेसिकली इस तरीके का एक डायग्राम आपके सामने दिखेगा। तो जब दोनों साइड इक्वल हों, दोनों साइड इक्वल का मतलब क्या है, आइडेंटिकल हो, तो उसे हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और जब दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आइडेंटिकल नहीं हो, सेकेंड वाले में आप देखो, अब देखो दोनों साइड आइडेंटिकल नहीं है, तो इसे हम एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब इस डायग्राम की मदद से भी आप बना सकते हो, या फिर एक सिंपल रूल है जिसकी मदद से आप पता कर सकते हो। अगर आपको देखना है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बिना डायग्राम के, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, डायग्राम बना के तो आप देख सकते हो, बट अगर आपके पास सिर्फ फ्रिक्वेंसी दी है तो फ्रिक्वेंसी से भी आप पता कर सकते हो कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। सबसे पहले आप देखो कि जो फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज कर रही है या नहीं कर रही, फिर कांस्टेंट हो जानी चाहिए और फिर डिक्रीज करनी चाहिए। पहले इंक्रीज करनी चाहिए, फिर कांस्टेंट हो जाए, फिर डिक्रीज करे। अगर ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो हम कहेंगे कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे फर्स्ट केस में देखो कि सबसे पहले इंक्रीज कर रहा है, पहला हो गया इंक्रीज करना, यहाँ 5 से 15 हुआ, 15 से 30 हुआ, फिर यहाँ पे देखो 30 पे कांस्टेंट हो गया, एक तरीके से रुक गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कांस्टेंट कह सकते हैं इसको, कि थोड़े समय के लिए कांस्टेंट हो गया। फिर यहाँ पे देखो 30 से 15 हुआ, 15 से 5 हुआ, यानी फिर लास्ट में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम केस ए में कह सकते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है, यानी कि केस 1 जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है। दूसरे केस में देखो यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर घट रहा है, तो ये एक सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है। आगे मैं डायग्राम की मदद से भी आपको डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लो कि दोनों साइड अगर इक्वल हैं तो वो सिमेट्रिकल होगा, और इक्वल नहीं है, किसी एक साइड टिल्ट है या स्ट्रेस्ड है, तो वो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक आपको पता होना चाहिए। सिमेट्रिक मैंने अभी आपको बताया कि अगर बीच से हम एक लाइन खींच दें तो दोनों साइड अगर बराबर है, दोनों साइड अगर आइडेंटिकल है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, अगर दोनों साइड जो हैं वो आइडेंटिकल हैं तो वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर बीच से मैं लाइन खींच दूँ और दोनों जो साइड हैं वो आइडेंटिकल नहीं हैं तो वो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो स्कीवनेस क्या बताता है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका शेप कैसा होता है, ठीक है, वेदर इट इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट, या फिर आप इस तरीके से कह सकते हो कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, ठीक है। अगर हम स्कीवनेस जो टर्म है, अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें, शाब्दिक अर्थ देखें, तो उसका मतलब है लैक ऑफ सिमेट्री, यानी कि जब दोनों साइड सिमेट्री नहीं होते, आइडेंटिकल नहीं होते हैं, तभी स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो लिटरल मीनिंग आपको पता होना चाहिए, स्क्यूनेस का क्या मतलब है, लैक ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे एक डेफिनेशन भी दिया गया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब देखिए मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, ये कैसे पता चलेगा। देखिए सिमेट्रिकल हो चाहे एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, दोनों के अपने अपने कुछ फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आप उन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेते हो तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। फॉर एग्जांपल पहले बात करते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, या इसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि अगर हम बीच से एक लाइन खींच दें तो जो दोनों साइड होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, यानी दोनों आइडेंटिकल हैं। दोनों साइड यहाँ पे आप देखो
दोनों साइड एक जैसे देखने में लग रहे हैं, तो बोथ साइड क्या होगा, बोथ साइड्स आर आइडेंटिकल। ये मैं आपको फीचर्स बता रहा हूँ। और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो कर्व होता है वो एक घंटे आकार का होता है, यानी वो बेल शेप्ड होता है, ठीक है। और ये जो कर्व होता है इसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं, या फिर इसे हम नॉर्मल कर्व ऑफ एरर इस नाम से भी जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, नोट करते जाओ। और अगर इस पॉइंट पे जहाँ पे ये दोनों को एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे आपका मीन, मीडियन और मोड तीनों बराबर होगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ निकल के आती है कि स्क्यूनेस जो है वो ज़ीरो होगा। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते जाओ। तो सिमेट्रिकल या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको क्या बताया कि बोथ साइड्स आर आइडेंटिकल, दोनों साइड आइडेंटिकल है, जो कर्व है वो बेल शेप्ड है, और इस कर्व को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी कहते हैं, या फिर नॉर्मल कर्व ऑफ एरर भी कहते हैं। यहाँ पे जो मीन मीडियन मोड है वो बराबर होता है। और एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको पता होना चाहिए, वो ये है Q3 माइनस मीडियन इज इक्वल टू मीडियन माइनस Q1। ये ध्यान रखना कि जो मीडियन है वो Q1 और Q3 के इक्वली डिस्टेंस पे होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मीडियन जो है वो Q1 और Q3 की इक्वल डिस्टेंस पे होता है, यानी मीडियन एग्जिस्ट एट अ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम Q1 एंड Q3। ये यहाँ पे ये इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो ये इक्वल टू का साइन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी का भी फॉर्मूला पढ़ रहे हो। तो उम्मीद है आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, या फिर इसे हम स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब स्क्यूड में क्या होगा कि दोनों साइड जो हैं वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। पहली बात, आइडेंटिकल नहीं होंगे तो क्या होगा, किसी एक साइड पे ज़्यादा स्ट्रेस्ड होगा, यानी कि एक तरफ जो डायग्राम है वो ज़्यादा झुका होगा। जैसे अगर मैं बीच से यहाँ पे डिवाइड कर दूँ, अगर मैंने बीच से डिवाइड कर दिया तो आप देखोगे कि कोई एक साइड जो है वो ज़्यादा झुका होगा। अब आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ और चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे अगर इस पॉइंट से अगर मैं लेफ़्ट साइड जाता हूँ, तो आप सभी जानते हो कि ये साइड क्या कहलाई जाएगी, इसे हम लेफ़्ट साइड कहेंगे। और इस पॉइंट से अगर मैं राइट साइड जाता हूँ, तो इसे हम राइट साइड कहेंगे। सेम चीज़ यहाँ भी है, यहाँ से यहाँ जाएँगे तो इसे हम लेफ़्ट साइड कहेंगे, और यहाँ से राइट साइड जाएँगे तो इसे हम राइट साइड कहेंगे। ये बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ, आपको पता भी होगा। और अगर इस पॉइंट से अगर मैं राइट साइड जा रहा हूँ, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। और इस पॉइंट से अगर मैं लेफ़्ट साइड जा रहा हूँ, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। जब मैं आपको कोरिलेशन समझा रहा था, तो वहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। सेम चीज़ यहाँ वाले में भी होगा। अगर यहाँ से राइट जाऊँगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, और यहाँ से लेफ़्ट जाऊँगा तो वो होगा नेगेटिव। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? छोटी-छोटी चीज़ें हैं, समझा रहा हूँ, समझ लो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बोथ साइड जो हैं वो आइडेंटिकल नहीं। आइडेंटिकल नहीं है इसका क्या मतलब है कि एक साइड जो है वो स्ट्रेस्ड होंगी। किसी एक साइड में जो है ज़्यादा झुकाव होगा, और जिस साइड ज़्यादा झुकाव होगा वहाँ पे एक लॉन्ग टेल होगी। ये इम्पोर्टेंट है। एक साइड जो है वो लॉन्ग टेल होगी। जैसे देखो यहाँ पे एक लॉन्गर टेल है। यहाँ पे एक लॉन्गर टेल आपको देखने को मिल रही है। राइट साइड में यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक आपको लॉन्गर टेल नज़र आ रही है। टेल को याद करने का एक सिंपल एग्जांपल है, एक माउस बना लो, एक चूहा बना लो। मैं आप सभी के लिए एक चूहा बना दे रहा हूँ। अब देखो चूहे का जो पोंछ है, जो टेल है, वो आपको देखो राइट साइड में देखने को मिल रहा है। अब जिस साइड एक लॉन्ग टेल होगी, उसी के नाम पे हम उस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम रख देते हैं। जैसे
अगर यहाँ पे देखो इस फिगर में देख रहे हो कि जो टेल है वो राइट साइड है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। पॉजिटिवली इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा चीज़ें, अभी घबराओ मत, अभी चीज़ों को आप बेसिक बेसिक समझते रहो, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेफ्ट साइड में है तो इसे हम निगेटिव, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसे हम निगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा। तो स्क्यूनेस जो है वो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है, और एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो दो तरीके का होता है। फर्स्ट है पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन और नेक्स्ट है नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की। पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि जो डायग्राम है वो इस तरीके से बनेगा। अगर हम यहाँ से बना दें तो आप देख रहे हो कि राइट साइड में एक टेल आपको नज़र आ रही है, आपको एक लॉन्ग टेल यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे ये चीज़ क्या है, वो राइट साइड में है। जिस साइड में लॉन्ग टेल होगी उसी के नाम पे हम कहेंगे। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव होगा। तो ये किस साइड में लॉन्ग टेल है, पॉजिटिव साइड में है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी भी है कि राइट साइड में एक लॉन्ग टेल होगी, ठीक है, राइट साइड स्क्यूड होगा। और यहाँ पे जो मीन मीडियन मोड है वो बराबर नहीं होगा। बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे मीन इज़ ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज़ ग्रेटर देन मोड। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, यहाँ पे Q3 माइनस मीडियन इज़ मोर देन मीडियन माइनस Q1। ये भी एक इक्वेशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि राइट साइड में एक लॉन्गर टेल होगी, यानी कि अ लॉन्गर टेल टू द राइट साइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे मीन इज़ ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज़ ग्रेटर देन मोड, और Q3 माइनस मीडियन इज़ ग्रेटर देन मीडियन माइनस Q1। ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं निगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की। निगेटिवली स्क्यूड में क्या होगा कि जो टेल है वो लेफ्ट साइड होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में आपको एक लॉन्ग टेल देखने को मिलेगी। वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा गया है कि लॉन्गर टेल टू द लेफ्ट साइड, ठीक है। यहाँ पे मीन इज़ लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज़ लेस देन मोड। इसके अलावा एक और इक्वेशन है जो आपको याद होना चाहिए, Q3 माइनस मीडियन इज़ लेस देन मीडियन माइनस Q1। ये दोनों इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। आपने देखा स्क्यूनेस क्या होता है, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, निगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ये छोटी छोटी चीज़ें अभी तक आपने देखी। अब बात करते हैं मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस की। मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस हमें नेचर ऑफ स्क्यूनेस को मेजर करने में हेल्प करता है। किसी भी सीरीज में जो स्क्यूनेस है उसका नेचर कैसा है, नेचर कैसा है वो मेजर करने में हमें हेल्प करता है। इसका क्या मतलब है कि जो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर वो नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। ये पता करने के लिए हम मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस का इस्तेमाल करते हैं। अब मेजर ऑफ स्क्यूनेस जो है वो 3 तरीके के मेथड्स हैं। बेसिकली स्क्यूनेस जो है उसे कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो 3 है। फर्स्ट मेथड को हम बोलते हैं फर्स्ट मेजर ऑफ स्क्यूनेस। यहाँ पे हम स्क्यूनेस को SK से डिनोट कर रहे हैं। सेकेंड जो मेथड है उसे हम बोलते हैं सेकेंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस। थर्ड जो मेथड है उसे हम बोलते हैं थर्ड मेजर ऑफ स्क्यूनेस। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 2 मेथड बताने वाला हूँ, फर्स्ट मेजर ऑफ स्क्यूनेस और सेकेंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस।
थर्ड मेजर ऑफ स्क्यूनेस जो है वो बेस्ड है मोमेंट्स पे, जिसे हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मोमेंट्स। जो थर्ड मेथड है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो अगर मैं सारे मेथड को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा तो हो सकता है कि ये चीज़ें आपको समझ में ना आए। इसलिए मैंने जो मोमेंट वाला टॉपिक है उसको अलग वीडियो में कवर करूँगा, ताकि आपको इन डेप्थ चीज़ों को समझ में आए। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ 2 मेथड्स को कवर करने वाला हूँ, फर्स्ट मेजर और सेकंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस को। आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने आपको मेजर ऑफ स्क्यूनेस को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस और सेकंड है रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस। सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस की। दीज मेजर्स आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट ऑफ डेटा। जिस ओरिजिनल फॉर्म में आपने जिस यूनिट में आपने ओरिजिनल डेटा कलेक्ट किया है, उसी फॉर्म में अगर आप एक्सप्रेस करते हो तो वो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहता हूँ कि हाइट को अगर आप सेंटीमीटर में मेजर करते हो, तो अगर आप मेजर ऑफ स्क्यूनेस सेंटीमीटर में ही निकालते हो, तो उसे हम एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस कहेंगे। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप वेट जो है वो किलोग्राम में कैलकुलेट करते हो और जब आप स्क्यूनेस निकालते हो वो भी आप किलोग्राम में करते हो, तो उसे हम एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस कहते हैं। दूसरी तरफ होता है रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस। दीज मेजर्स आर नॉट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट ऑफ डेटा। आपने जिस फॉर्म में जिस यूनिट में ओरिजिनल डेटा कलेक्ट किया है उस फॉर्म में न यूज़ करके किसी और फॉर्म में अगर आप यूज़ करते हो तो उसे हम रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस कहते हैं। बेसिकली जब हम स्क्यूनेस को कंपेयर करना चाहते हैं बिटवीन टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन, तब वहाँ पे हम रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता होना चाहिए कंपेयरिंग द स्क्यूनेस बिटवीन टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम स्क्यूनेस को 2 या 2 से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में कंपेयर करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस का इस्तेमाल करते हैं। अब एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस की। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस हमें 2 चीज़ों के बारे में बताता है। पहला, द एक्सटेंट ऑफ स्क्यूनेस, जो स्क्यूनेस है वो किस एक्सटेंट तक है। दूसरा, हमारा जो स्क्यूनेस है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस में कुछ फॉर्मूलेस दे रखे हैं। यहाँ पे आपके सामने 3 फॉर्मूला दे रखा है और उस फॉर्मूला की मदद से हम स्क्यूनेस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। स्टार्टिंग के जो 2 मेथड्स हैं वो आपके बेस्ड हैं मीन, मीडियन और मोड पे। मीन, मीडियन, मोड। और जो थर्ड है फॉर्मूला वो बेस्ड है क्वार्टाइल और मीडियन पे। क्वार्टाइल का मतलब क्या है? Q1 एंड Q3 और मीडियन। ध्यान रखना कि जो फर्स्ट 2 हैं वो बेस्ड है मीन, मीडियन, मोड पे और जो थर्ड फॉर्मूला है वो बेस्ड है क्वार्टाइल और मीडियन पे। तो एक-एक करके जानते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। SK यानी स्क्यूनेस, फॉर्मूला हो जाएगा मीन माइनस मोड। इस तरीके से आप स्क्यूनेस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं और इसे बोला जाता है फर्स्ट मेजर ऑफ स्क्यूनेस। जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसे बोला जाता है फर्स्ट मेजर ऑफ स्क्यूनेस, या फिर इसे हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ एवरेज मेथड। स्क्यूनेस इज इक्वल टू मीन माइनस मोड को हम बोलते हैं फर्स्ट मेजर ऑफ स्क्यूनेस और पोजीशन ऑफ एवरेज मेथड। अब हम कैसे पता करेंगे कि जो वैल्यू आ रही है वो स्क्यूड है या नहीं। अगर फॉर्मूला 1 की बात करें तो उस फॉर्मूला के आधार पे हम स्क्यूनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट केस में क्या है, जब मीन जो है मोड के बराबर है तो हम कहेंगे कि कोई भी स्क्यूनेस नहीं है। स्क्यूनेस के लिए मैं SK का इस्तेमाल कर रहा हूँ शॉर्ट में। सेकेंड केस क्या है, मीन इज़ ग्रेटर देन मोड। अगर मीन जो है वो मोड से ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव स्क्यूड है।
तीसरा केस क्या है, अगर मीन जो है वो मोड से कम है तो हम कहेंगे कि ये एक नेगेटिव स्क्यूनेस है। पहला फॉर्मूला आपको समझ में आया। सेकंड फॉर्मूला जो है वो बेस्ड है मीन और मीडियन पे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस के इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन। सेकंड फॉर्मूला में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला में ये ध्यान रखना कि ये सेकंड फॉर्मूला यूज़ कब किया जाता है। ये एक अल्टरनेट फॉर्मूला है ऑफ फॉर्मूला 1 और सेकंड का बेसिकली तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपके पास मोड ना हो। जब आपको मोड जो है वो क्लियर नहीं हो तब आप मीडियन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं थर्ड फॉर्मूला की, जो है एस के इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2M। थर्ड जो फॉर्मूला है वो बेस्ड है क्वार्टाइल और मीडियन पे। इसे हम बोलते हैं सेकंड मेजर ऑफ स्कीवनेस। ध्यान रखना, फर्स्ट फॉर्मूला को क्या बोलते हैं, फर्स्ट मेजर ऑफ स्कीवनेस। थर्ड फॉर्मूला को क्या बोलते हैं, सेकंड मेजर ऑफ स्कीवनेस। और इसमें भी हम कैसे पता करेंगे कि कब स्कीवनेस है या नहीं, यदि इफ Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू 2M, तो यहाँ पे कोई भी स्क्यूनेस नहीं होगा। अगर Q3 प्लस Q1 इज ग्रेटर देन 2M, तो यहाँ पे पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा। अगर Q3 प्लस Q1 इज लेस देन 2M, तो यहाँ पे नेगेटिव स्क्यूनेस होगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हो। तो अब बात करते हैं रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस की। रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस को हम कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे हम स्क्यूनेस को कंपेयर करते हैं बिटवीन टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन। 3 तरीके के मेथड्स दिए गए हैं। फर्स्ट है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, सेकंड है बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और थर्ड है केलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल जे से। बाउले का जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है इसे हम जे क्यू से डिनोट करते हैं और केलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है इसे हम जे ब्रैकेट में केली लिख के डिनोट करते हैं। अब हम ब्रैकेट में केली क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये डिफरेंस हो सके कि कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या है और केली का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या है, डिफरेंस करने के लिए हम लिख दे रहे हैं। कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो बेस्ड है मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन पे। स्टैंडर्ड डेविएशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। जो भी मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ ये नोट करते जाओ। कार्ल पियर्सन का जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है वो बेस्ड है मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन पे। बाउले का जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है वो बेस्ड है क्वार्टाइल पे, Q1 एंड Q3 पे। और जो लास्ट है केली का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वो बेस्ड है परसेंटाइल पे, यानी P90 एंड P10 पे। अब डिटेल में हर एक मेथड्स को देखते हैं। फर्स्ट बात करते हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जिसे हम पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के नाम से भी जानते हैं। इसे हम डिनोट करते हैं जे से। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जो कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है वो बेस्ड है मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन पे। तो यहाँ पे आपके सामने ये फॉर्मूला आ गया। इसके अलावा अगर मान लेते हैं कि मोड की वैल्यू, ये जो मोड है अगर ये आपको पता नहीं है, इल डिफाइंड है या फिर आपको अननोन है, प्रिसाइसली आप मोड की जो वैल्यू है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो उसके जगह पे आप मीडियन भी यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लो, इसलिए मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, नहीं तो इतना लेक्चर लेने का कोई मतलब नहीं। मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप तक पहुँचनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए
इसीलिए मैं आपको डिटेल में आराम-आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपके समझ में आएँ। अब बात करते हैं बाउलेस कोएफ़िशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की। तो मैंने आपको बताया कि बाउले का कोएफ़िशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो बेस्ड है क्वार्टाइल पे यानी Q1 एंड Q3 पे। इसीलिए इनके फ़ॉर्मूला को हम बोलते हैं क्वार्टाइल कोएफ़िशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्योंकि ये क्वार्टाइल पे बेस्ड है। फ़ॉर्मूला देख लेते हैं एक बार JQ इज़ इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये माइनस है, ठीक है? यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा ब्लरी है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। एक बार मैं आपको वापस से बता भी देता हूँ। JQ इज़ इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1 ये आपका फॉर्मूला है। उम्मीद है आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब देखो 2 ऐसी सिचुएशन है या 2 ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं, जहाँ पे बाउले का जो कोएफ़िशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू कार्ल पियर्सन्स कोएफ़िशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। 2 सिचुएशन है जहाँ पे बाउले का जो मेथड है वो कार्ल पियर्सन के मेथड से बेहतर है। वो कौन-कौन से सिचुएशन है, कौन-कौन से 2 सर्कमस्टांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। पहला सिचुएशन ये है कि जो मोड है वो आपको पता ना हो या फिर जो भी आपका सीरीज़ है वहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू हो। एक्सट्रीम वैल्यू का क्या मतलब है या तो बहुत हाई हो या बहुत लो हो। एक्सट्रीम वैल्यू के बारे में मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाला क्योंकि मैंने ऑलरेडी ही पिछली वीडियोज़ में कवर कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप स्टैट्स की जो प्लेलिस्ट है इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। तो पहला सर्कमस्टांसेस क्या है, मोड आपको पता नहीं होना चाहिए और जो सीरीज़ है वो उसमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है? वो एक्सट्रीम वैल्यू जो है वो प्रोमिनेंट हो। दूसरा सर्कमस्टांसेस क्या है, क्लास इंटरवल्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो, इक्वल नहीं हो या फिर जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओपन एंड हो। आपको ओपन एंड क्लास के बारे में पता होना चाहिए। जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक टेबल दिखाया, जो कि एक कंटीन्यूअस सीरीज़ का टेबल था, जिसमें आपके सामने क्लास इंटरवल दे रखा था। तो क्लास इंटरवल में क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है यानी क्लास होता है और फ्रीक्वेंसी होता है। ये चीज़ें आपको पता होंगी। जैसे 10 से 20 है क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी 2 मान लेते हैं। 20 से 30 है, 3 मान लेते हैं। 30 से 40 हो गया, यहाँ पे 7 मान लेते हैं। आपको फ़ोकस किस पे करना है? क्लास इंटरवल पे। तो जो हर एक बॉक्स है, इसे एक क्लास बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्लास, इसे क्या बोलेंगे? सेकंड क्लास और इसे हम लास्ट क्लास बोलते हैं। ठीक है? जो भी लास्ट में होगा, उसे हम लास्ट क्लास कहेंगे और जो फर्स्ट होगा, उसे हम फर्स्ट क्लास कहते हैं। अब इस फर्स्ट क्लास में 2 चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे देखो 10 से 20 दिया गया है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, जिसे हम डिनोट करते हैं L1 से और इसे हम क्या बोलते हैं? अपर लिमिट, जिसे हम डिनोट करते हैं L2 से। तो ओपन एंडेड को एक बार समझते हैं। आपके सामने क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखा है। नॉर्मल सिचुएशन में तो इस तरीके का आपको क्लास इंटरवल दिया रहेगा, लेकिन ओपन एंडेड क्लास में क्या होगा, आपको फर्स्ट जो है वो नहीं दिया होगा यानी बिलो 20 ऐसे दिया होगा। फ्रीक्वेंसी 6 मान लेते हैं, फिर 20 से 30, 30 से 40 इसी तरीके से आपको आगे दिया होगा। अब मान लेते हैं कि लिखा है कि 40 एंड अबव, फ्रीक्वेंसी 3, 2, 1 कुछ भी मान लो। तो ओपन एंड क्लास का क्या मतलब है कि जो फर्स्ट क्लास है, यहाँ पे आपके देखो फर्स्ट क्लास है और ये लास्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्लास का जो लोअर लिमिट है, ये आपको देखो लोअर लिमिट दिया गया है और लास्ट क्लास का जो अपर लिमिट है, ये आपको न दिया हो या फिर दोनों जो आपके जो क्लास हैं वो आपको स्पेसिफाइड नहीं हो, तो उसे हम ओपन एंड क्लास सीरीज़ कहते हैं। If in a series the lower limit of the first class or the upper limit of the last class or both are not specified, it is called open end class series. जब भी फर्स्ट क्लास का लोअर लिमिट और लास्ट क्लास का अपर लिमिट या दोनों स्पेसिफाइड नहीं हो तो उसे हम ओपन एंड क्लास सीरीज कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 ऐसे सिचुएशंस बताए जहाँ पे बाउले का जो कोएफ़िशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू
कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस। रिवाइज करा दे रहा हूँ। फर्स्ट सिचुएशन है, मोड आपको पता नहीं होना चाहिए और जो सीरीज है उसमें एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का प्रोमिनेंट हो। दूसरा, क्लास इंटरवल इक्वल नहीं होना चाहिए या फिर जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओपन एंड सीरीज में होना चाहिए, यानी ओपन एंड क्लास में होना चाहिए। तो ये था बाउले का कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस। अब बात करते हैं केली का, केलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस। ये बेस्ड है परसेंटाइल पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो कि है P90 और P10। फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P90 प्लस P10 माइनस 2 P50 अपॉन P90 माइनस P10। ये आपका फॉर्मूला है। एक अल्टरनेट फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया गया है। कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस इज इक्वल टू D9 प्लस D1 माइनस 2 मीडियन अपॉन D9 माइनस D1। क्योंकि आप देख रहे हो कि केली का जो कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस है वो परसेंटाइल पे बेस्ड है, इसीलिए हम इनके फॉर्मूला को बोलते हैं परसेंटाइल कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अब केली का जो कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस है वो बहुत रेयरली यूज किया जाता है, क्योंकि इसका जो थ्योरेटिकल अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, जो बिहेवियरल इम्प्लीकेशन है वो बहुत कम है। ठीक है, इसको यूज़ बहुत कम किया जाता है क्योंकि बस इसका थ्योरेटिकल अट्रैक्शन ही ज़्यादा है। अब ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से स्कीवनेस को कैलकुलेट करेंगे। मेथड्स मैंने आपको बताया कि 3 मेथड्स होता है। फर्स्ट मेथड को हम फर्स्ट मेजर ऑफ स्कीवनेस बोलते हैं, सेकेंड मेथड को हम सेकेंड मेजर ऑफ स्कीवनेस बोलते हैं और थर्ड मेथड को हम थर्ड मेथड ऑफ स्कीवनेस बोलते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ 2 ही मेथड्स बताए हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। थर्ड जो है, जिसे हम बोलते हैं कि मेजर ऑफ स्कीवनेस बेस्ड ऑन मोमेंट, ध्यान रखना मोमेंट, ये मैंने अभी आपको नहीं बताया। तो आने वाले वीडियोस में मैं इस टॉपिक को भी कवर करूँगा। ये फॉर्मूला जो है वो आप नोट कर सकते हैं। जिन्होंने भी इस फॉर्मूला को अभी तक नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वापस से अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ स्कीवनेस इज रेयरली यूज्ड इन प्रैक्टिस। तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस नहीं है, बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस। क्यों? क्योंकि केलीज का कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस जो है वो थ्योरेटिकल अट्रैक्शन सिर्फ है, उसका बिहेवियरल इम्प्लीकेशन उसका बहुत ही कम है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप इस दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। तो ये था मेजर ऑफ स्कीवनेस पे एक छोटा सा लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।